हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की वीडियो में हम लोग कार्बन तथा इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नामक अध्याय की शुरुआत करेंगे। एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिश करते रहना है। जीवन में उसी का नाम हुआ है जो पहले कभी ना कभी बदनाम हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एकदम कोशिश करते रहना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो अध्याय है वो है कार्बन तथा इसके कंपाउंड। एक्चुअली हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ये कार्बनिक रसायन का एक क्या है हिस्सा है। अब कार्बनिक रसायन क्या होता है? ऐसा रसायन जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन बोलते हैं। अब क्वेश्चन है सर कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो आपको दुनिया में कोई भी कंपाउंड दिख जाए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, उसे आपको कार्बनिक यौगिक मान लेना है। किसको छोड़कर? शुरू में अगर NH4 दिख गया या लास्ट में अगर CHCO3 यानी शुरू में अगर अमोनिया दिख गया, अमोनियम अगर शुरू में दिख गया या लास्ट में आपको बाई कार्बोनेट दिख गया, बाई कार्बोनेट, तो ये हमारा अकार्बनिक यौगिक हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अकार्बनिक यौगिक। बाकी दुनिया का कोई भी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और इसका अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन में करते हैं। तो जैसे कि CH3CHO, जैसे CH3OH, जैसे CH3NH2, इन सब में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो ये सभी के सभी क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। वहीं अगर NH4CNO की बात करें तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, पर फिर भी ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसके शुरू में क्या है? NH4 है। अगर शुरू में NH4 रहे या अंत में HCO3 रहे तो वो हमारा क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। तो ये इसका नाम अमोनियम साइनेट होता है, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट हमारा एक अकार्बनिक यौगिक है। जैसे बात करें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो इसमें भी अंत में बाइकार्बोनेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपना अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक। अब देखिए एक सिद्धांत आता है जीवन शक्ति का सिद्धांत, उसको समझिए। एक्चुअली जो भी कार्बनिक कंपाउंड है शुरू में ऐसा देखा गया कि ये सिर्फ सजीवों से ही प्राप्त होते थे। तो एक वैज्ञानिक थे वर्जिलियस, एक वैज्ञानिक थे। इनको लगा कि दुनिया में जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक जो भी है, इसको कार्बनिक यौगिक को सिर्फ सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है। सजीवों से कहने का मतलब यानी कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक से ही बनाए जा सकते हैं, कार्बनिक यौगिक से ही बनाए जा सकते हैं, और कार्बनिक यौगिक से नहीं बनाए जा सकते हैं। इसी सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत भी कहा गया, जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत एक्चुअली कहता क्या है? जीवन शक्ति का सिद्धांत कहता है कि दुनिया में जितने भी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं उसे कार्बनिक कंपाउंड से ही बनाए जा सकते हैं, और कार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक नहीं बन सकता है। ये कौन कहता है? ये कहता है जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्जिलियस ने। वर्जिलियस का ही एक चेला था जिसका नाम था बोहलर। कहते हैं ना, गुरु गुड़ चेला चिन्नी। तो बोहलर ने क्या किया? एक अभी ही हम आपको बताएं NH4CNO, ये क्या है? अमोनियम साइनेट, और यह क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है, अभी ही बताइए। तो अमोनियम साइनेट को जब ये गर्म किया ना, अमोनियम साइनेट को जब इसने गर्म किया, ये जो डेल्टा साइन देते हैं इसका मतलब होता है गर्म करना, तो ये बन गया यूरिया। यूरिया का सूत्र NH2, बीच में CO, फिर लास्ट में NH2, ये होता है। ये क्या है? यूरिया। और देखिए ये तो एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं, ना शुरू में NH4 है ना लास्ट में HCO3 है, तो ये क्या हो गया? अपना यूरिया। और ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक। तो बोहलर ने देखा कि अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं, यानी जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? गलत है। तो गुरु ने कहा जो, उसी का अपवाद निकला कौन? उसका चेला। तो गुरु गुड़ चेला चिन्नी हो गया। यहाँ पर अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत को गलत किसने किया? बोहलर ने। पूछेगा सबसे पहला कार्बनिक
यौगिक कौन सा है? तो यूरिया है। किसने बनाया? तो बोहलर ने। किससे बनाया? तो अमोनियम साइनेट से। इसको गर्म किया और वो प्राप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ देखिए, कार्बनिक यौगिक में ना कार्बन की संख्या का एक नाम होता है। कार्बन की संख्या का एक नाम होता है जिसको हम लोग अल्क बोलते हैं। ALK अल्क। ये इसको रूट वर्ड भी बोला जाता है, रूट वर्ड। अब देखिए कार्बनिक केमिस्ट्री है तो इसमें थोड़ा सा आपको इंग्लिश जानना पड़ेगा। तो ALK अल्क का मतलब क्या होगा? कार्बन की संख्या। अब अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसको मेथ बोला जाता है, METH। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसको एथ बोला जाता है, ETH। कार्बन की संख्या 3 है तो इसको प्रोप बोला जाता है, PROP। कार्बन की संख्या 4 तो इसको ब्यूट, BUT। कार्बन की संख्या 5 हो तो इसको पेंट बोलते हैं, PENT। कार्बन की संख्या 6 हो तो इसको हेक्स बोलते हैं, HEX। कार्बन की संख्या 7 को हेप्ट बोलते हैं। कार्बन की संख्या 8 हो तो इसको ऑक्ट बोला जाता है। कार्बन की संख्या 9 हो तो इसको नून बोलते हैं, NON। और कार्बन की संख्या यदि 10 हो तो उसको डेक बोलते हैं। अब 11 को अनडेक, 12 को डूडेक या 11 को वन डेक और 12 को टू डेक भी बोला जाता है। तो हिंदी में भी यही होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, तो एल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो कार्बनिक रसायन में उसको मेथ बोलते हैं, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, हेक्स, 6 हो तो हेक्स। इस तरह से बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक, हमने क्या बताया? कार्बनिक यौगिक एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है और साथ ही शुरू में NH4 नहीं होना चाहिए और अंत में HCO3 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं और शुरू में NH4 या लास्ट में HCO3 नहीं है, वो सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ही है, यानी क्या? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसको इंग्लिश में ही याद करना है आपको। ALK एल्क, ANE एल्केन, ALK एल्क, ENE एल्कीन, ALK एल्क और YNE आइन, एल्काइन। ओके, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे सिर्फ, उसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। एक्चुअली देखिए कार्बन का ना गुण होता है, वो हम अभी आपको बता देते हैं। और जिसमें कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, ऑक्सीजन या सल्फर हो सकते हैं या नाइट्रोजन हो सकते हैं। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमेशा एकल बंध के साथ जुड़ेंगे, एकल बंध के साथ, और ये दोनों के 2 बंध चाहिए, 2 बंध। और नाइट्रोजन कितना बंध के साथ जुड़ेगा? 3 बंध के साथ। तो ये जब जुड़ेगा तब हम आपको बता देंगे। फिलहाल याद रखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एकल बंध से जुड़ेंगे। ऑक्सीजन और सल्फर को 2 बंध चाहिए, एक द्विबंध हो सकता है या 2 सिंगल बॉन्ड, और इसका एक त्रिबंध हो सकता है या 2 डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और या फिर तीनों सिंगल बॉन्ड, यानी 3 बंध ये बनाएगा और ये चारों एक बंध बनाएगा। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और यदि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन होता है तो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यानी हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बोलते हैं। अब हम लोग कार्बन के कुछ गुण को देखते हैं। देखिए कार्बन की बात करें तो कार्बन का संकेत C होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये कितना बंध बनाएगा? 4 बंध बनाएगा। अब कार्बन में एक गुण होता है श्रृंखला गुण। कौन सा गुण?
श्रृंखला गुण। श्रृंखला गुण कहने का मतलब है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या करता है, जुड़ जुड़ कर एक श्रृंखला बनाता है, इसी गुण को श्रृंखला गुण कहते हैं। अब देखिए, अगर सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, यानी कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी का बंध उसका किससे पूरा हो रहा है, हाइड्रोजन से, यानी अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो हाइड्रोजन और कार्बन अगर सिर्फ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाँ, तो ये हाइड्रोकार्बन है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सभी कार्बन, कौन सा कार्बन, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधित हो, यानी सिंगल बॉन्डेड हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एल्केन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एल्केन। वास्तव में कार्बन और कार्बन के बीच जो ये सिंगल बॉन्ड है इसी का नाम एन होता है, ठीक है ना। और एल्क का मतलब कार्बन की संख्या, हम आपको बता ही रखे हैं। एल्क एक क्या है, रूट वर्ड है जो कार्बन की संख्या बताता है ना। तो पहला बात ये हो गया। अब देखिए, कार्बन के श्रृंखला गुण में किन्हीं दो कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है और बाकी के जितने भी कार्बन हैं उसके बीच किन्हीं दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, बाकी के जितने कार्बन हैं उसके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होता है, एल्कीन हमारा कहलाता है। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, एक होती है, ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि सभी कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड केवल एक कार्बन के बीच होगा। तो इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एल्कीन। अब यहाँ भी कार्बन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसी का नाम है ENE, और एल्क क्या है, कार्बन की संख्या। अगेन आगे बढ़ते हैं, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन ही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए, किन्हीं दो कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी के जितने भी कार्बन हैं उसके बीच अगर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वो क्या उसके बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारा एल्काइन होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एल्काइन। अब यहाँ भी कार्बन और कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है उसी का नाम क्या है, YNE, आइन। तो हमने देखा एल्केन में क्या होता है, जितने भी कार्बन हैं सभी के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन में क्या होता है, किन्हीं दो कार्बन के बीच, अभी नहीं कि पहले इसी दो के बीच, किसी भी दो के बीच एक डबल बॉन्ड होगा, एक, और बाकी सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन। और बाकी अगर किसी भी दो के बीच क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो उसको एल्काइन बोलते हैं। अब इसके थोड़ा नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग एल्केन का बात करते हैं, तो एल्केन का मतलब ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड और एल का मतलब कार्बन की संख्या। अगर कार्बन की संख्या एक है तो कार्बन की संख्या एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। देखिए नाम से ही, जैसे एल्केन है तो एल्क में क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या, और एन क्या दर्शाएगा कि सिंगल बॉन्ड है। तो एल्क यानी कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या एक है, एक का नाम क्या होता है, मेथ, और लास्ट में क्या देंगे, ANE, मेथेन। अब देखिए, दो कार्बन जैसे दे दिए और यहाँ क्या दे दिए, हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता 4 पूरा कर दिए, क्योंकि कार्बन अपने आप में 4 संयोजकता रखेगा। कार्बन की संख्या 2 को बोलते हैं एथ, और बाकी सिंगल बॉन्ड है तो ANEN। ये हम लोग ऐसे कंपाउंड को देख रहे हैं जिसमें ब्रांच यानी शाखा नहीं है। जैसे देखिए, ये पेड़ है और इसमें अगर डाली निकला हुआ रहता है तो ये हो गया इसका मुख्य ब्रांच, और ये क्या होता है, इसका शाखा या डाली जिसको बोलते हैं। तो अभी हम जो देख रहे हैं ये क्या है, सिंपल है, इसमें कोई भी कार्बन इस तरह से नहीं है, यानी शाखा नहीं है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, ऐसा यौगिक है। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, एक ही बार में CH4 भी लिख सकते हैं। इसको C2H कितना 6 ये भी लिख सकते हैं, तो C2H6 ही है। इसको क्या पूरा अगर खोल के लिखेंगे तो ये हमारा कहलाएगा संरचना सूत्र। क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र। और अगर सबको समेट कर लिख दिए तो ये हमारा कहलाता है अणुसूत्र। क्या कहलाता है, अणुसूत्र। अब इसको पूरा नहीं समेटेंगे, अब सिर्फ कार्बन के बीच बॉन्ड दिखाएंगे और हाइड्रोजन को कार्बन के साथ लिखेंगे। इस कार्बन से 1 2 3 हाइड्रोजन है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन दे देंगे, इसके भी साथ 3 है तो 3। इस तरह अगर दिखाएंगे तो ये हमारा संघनित सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनित सूत्र। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा संघनित सूत्र ही लिखा जाता है। अब हम लोग संघनित सूत्र और अणुसूत्र पर ही देखते हैं। तो अभी हमने एल्केन को देखा, एल्केन। तो एल्केन में क्या होगा, पहला कंपाउंड CH4, फिर होगा CH3, दूसरा कंपाउंड कार्बन की संख्या कितना, 2। अब तीसरा देखते हैं, चौथा हमारा ये हो जाएगा। तो एक्चुअली एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है जिसको अभी हम आपको समझाते हैं। यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6। यहाँ कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 3 8।
यहाँ कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 7 3 10। तो कितना हो गया? तो इसमें ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है देखिएगा, कार्बन की संख्या अगर क्या है n है तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है, यानी 2n + 2 है। तो इसका अगर हम लोग सामान्य सूत्र देखते हैं एल्केन का, क्या सामान्य सूत्र तो ये क्या हो जाता है CnH 2n से 2 ज़्यादा। तो ये क्या हो जाता है एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है। अब यदि कार्बन की संख्या 25 हो तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, इसके 2 गुने से 2 अधिक, यानी 25 दूनी 50 और 2 52। एक्चुअली ये किसका सूत्र है? मोम का है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो मोम में क्या है? एल्केन ही है, जिसमें कार्बन की संख्या 25 और हाइड्रोजन की संख्या 52 होता है। अब इसका अगर नाम लिखने को बोले तो नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन। 2 कार्बन को एथ, तो क्या होगा? एथेन। 3 कार्बन को प्रोप, तो ये क्या होगा? प्रोपेन। 4 कार्बन को ब्यूट, तो ये क्या होगा? ब्यूटेन। इसी तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जो भी है वो हो जाएगा। अब हम लोग एल्कीन को देखते हैं। अगेन एल्क का मतलब कार्बन की संख्या ई यानी दिखाएगा कि कहीं एक क्या है? डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहला ले लेते हैं। देखो जैसे एल्केन देखे हम लोग, तो एल्केन में पहला कंपाउंड क्या था? CH4। लेकिन एल्कीन और एल्काइन इसमें मिनिमम कार्बन की संख्या 2 होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड और कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए। तो इसकी शुरुआत 1 कार्बन से हो सकती है, पर इसकी शुरुआत 1 कार्बन से नहीं होगी। इसमें कम से कम कितना कार्बन होगा? 2 कार्बन। कम से कम कितना कार्बन होगा? 2, क्योंकि 2 के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। तो इसको आपको याद रखना है। तो मीथीन कहीं नहीं होता है, इथीन से शुरू होता है। तो पहले क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड 2 1 3 CH3। कार्बन की संख्या 4 हम लोग पूरा रहे थे, कार्बन की संयोजकता 4 पूरा कर रहे थे। तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितना है? 2। देखिए नाम क्या है? एल्क, और लास्ट में लगाना है इन। एल का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 2, तो एल्क का क्या नाम क्या हो जाएगा? ईथ, लास्ट में लगाना है यानी। अब कार्बन की संख्या 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप, लास्ट में लगाना है यानी, तो प्रोपीन। ये हो जाएगा इथिन, ये प्रोपीन। ये क्या होगा? 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, तो ब्यूट इन। 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट, तो ये क्या हो जाएगा? पेंट इन। 1 2 3 4 5, 3 2 5, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना? पेंटेन। अब देखिए एक ही नाम के तो ज़्यादा कंपाउंड नहीं हो सकते हैं, तो एक्चुअली इसमें ना डबल बॉन्ड हमने क्या बताया? 1 डबल बॉन्ड देना है, पर किसी भी कार्बन के बीच दे सकते हैं, किसी भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देना है। तो उसका ना नाम लिखते समय ये ध्यान में रखना होता है कि किधर से नज़दीक आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर 1 पर आ रहा है तो 1 को हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। जैसे यहाँ पर इधर से भी देखें तो पहला ही कार्बन पर है, इधर से भी देखें तो पहला है, तो इसको इथीन या फिर 1 इथीन भी बोलते हैं। अब जैसे यह है प्रोपीन, तो इधर से देखिएगा तो पहला कार्बन पर ही इधर से पहला और दूसरा कार्बन से हो जाता है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, जो कम है वही सही होगा। तो इसीलिए इसको प्रोपीन या फिर 1 प्रोपीन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए इधर से पहला कार्बन है, इधर से पहला दूसरा तीसरा है, तो जो नज़दीक होगा पहला वाला उसी को हम लोग देखते हैं, तो इसको 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। अब इधर से पहला दूसरा है, इधर से पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा वाला हम लोग लिखते हैं, तो प्रोपीन गलत हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 2 प्रोपीन। क्या हो जाएगा? 2 प्रोपीन। पहले हम ऐसे इसलिए लिखे कि आपको जनरल फॉलो करना है, उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ है वो भी आपको देखना होता है। अब देखिए इधर से 1 2 3, इधर से 1 2, तो दूसरे नंबर पर आता है, तो प्रोपीन ये गलत हो जाएगा, ये भी क्या होगा? 2 प्रोपीन। तो वास्तव में ये दोनों सेम ही कंपाउंड थे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एल्कीन के नाम को लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम जनरल देखें क्या हो जाता है फॉलो, तो कार्बन की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4 है। अब कार्बन की संख्या 3 है, तो 1 2 2 2 4 यहाँ पर
CH2 नहीं होगा, कार्बन की संख्या 4 पूरा करना। तो 2 1 3 2 3 3 6, तो यहाँ कार्बन की संख्या कितने, हाइड्रोजन की संख्या कितना 6। अब यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 1 3 1 4, 2 1 3 2 5 5 3 8, कितना है 8 है। अब यहाँ अगर कार्बन की संख्या क्या है 5 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 10 होगी। कैसे, 3 1 4 4 1 5 5 2 7 7 3 10। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ कार्बन की संख्या यदि n लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या उसके दोगुने के बराबर है। यानी इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा, सामान्य सूत्र वो क्या हो जाएगा, C अगर n है तो H क्या होगा 2n, यही +2 कर देंगे तो ये एल्केन हो जाएगा। और CnH2n किसका होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। और इसका प्रथम यौगिक पूछे तो C2H3 यानी कि इथीन। प्रथम यौगिक क्या होगा, इथीन। आपको मिथीन अगर दे दे तो आपको लगेगा क्या कि पहले तो एक कार्बन होगा, तो मिथीन नहीं होता है, क्या होता है इथीन। ऐसे ही मिथाइन नहीं होता है, पहले क्या होगा इथाइन, ठीक है ना, ये नहीं होगा। जबकि मीथेन होता है, मीथेन का सूत्र CH4। ओके, अब हम लोग एल्काइन को भी देख लेते हैं। एल्काइन में भी सेम एल्कीन के तरह ही देखने को मिलेगा आपको, बाकी इसका नेमिंग हम आपको अलग से सिखाएंगे। तो एल्काइन जो है इसमें भी देखते हैं, तो पहले 2 कार्बन से ही शुरू होगा, है ना। तो 2 कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये हम लोग कौन सा सूत्र लिख रहे हैं, संघनित सूत्र। चलिए, तो इसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो एल्क इन है, क्या है, एल्क आइन, सॉरी एल्काइन है। तो एल्क का मतलब कार्बन की संख्या 1 2, कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और लगाना क्या है, YN आइन, इथाइन। इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, प्रोप आइन। नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट आइन। नेक्स्ट हमारा है 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट आइन। 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट आइन। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट आइन। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड अगर एक पर है तो नहीं भी, उसको इधर से भी एक पर, इधर से भी एक पर, तो नहीं लिखेंगे चलेगा। इधर से एक पर है तो नहीं लिखेंगे चलेगा, एक पर है नहीं लिखेंगे चलेगा। इधर से 1 2, इधर से भी 1 2, तो कहाँ पर है डबल ट्रिपल बॉन्ड, 2 पर, तो 2 लिखना पड़ेगा। इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, तो कम किधर से है, इधर से, तो 2 वाला सही हो जाएगा। 1 2 3 1 2, तो ये भी 2 वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम एल्काइन का भी नाम लिख सकते हैं। अब इसका भी अगर अनुसूत्र देखें तो कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या भी 2, कार्बन की संख्या 3 तो हाइड्रोजन की संख्या 1 3 1 4, कार्बन की संख्या 4 तो हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 3 6, कार्बन की संख्या अगर 5 है तो हाइड्रोजन की संख्या 3 और 3 6। एक 2 3 4, 4 ही है। अब कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, 5 है तो हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 3 8। ओके, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कार्बन की संख्या यदि n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n - 2 है। यानी कार्बन की संख्या अगर 2 है तो इसके दोगुने से 2 कम, 2 गुना 2 का 4, और 4 से 2 घटाएंगे तो 2। तो इस तरह से जनरल जो फॉलो होता है, सामान्य सूत्र क्या निकल के आता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र ये आता है CnH2n - 2। ओके, तो ये हमारा एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होंगे, हाइड्रोकार्बन, हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन। हमारे हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस तीनों को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक यौगिक भी बोला जाता है।
अब इसमें एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और इस दोनों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, अब इसमें देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, CnH2n+2। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो सामान्य सूत्र भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं किसको, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह या क्रियाशील मूलक। तो एक्चुअली जो हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वो परमाणु या परमाणु समूह, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वो परमाणु या परमाणु समूह जिस पर उस यौगिक के सारे कौन से गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण नहीं, जिस पर उस यौगिक के सारे रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह या क्रियाशील मूलक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको फंक्शनल ग्रुप, GROUP ग्रुप बोलते हैं, शॉर्ट में FG बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वो परमाणु या परमाणु समूह जिस पर उस यौगिक के सारे रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो हमारे काम का क्या है, COOH, ये जो है, ये देखिए परमाणु का समूह है, एक C है, 2 O है, एक क्या है, H है। इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, इसके बाद CHO, इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। उसके बाद CO को हम लोग कीटोन बोलते हैं, OH को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल। O को हम लोग ईथर बोलते हैं। अब CONH2 अगर है तो इसको हम लोग एमाइड बोलते हैं, एमाइड। और अगर सिर्फ NH2 है तो इसको एमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और बाकी अगर COOR है तो इसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, यानी क्रियाशील मूलक या क्रियात्मक समूह हो जाएंगे। अब देखो, अगर ये क्या है, सिंगल क्या है, एक परमाणु है, और बाकी क्या है, परमाणु समूह। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वो परमाणु या परमाणु समूह जिस पर उस यौगिक के सारे रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसे हम लोग क्रियात्मक समूह बोलते हैं। अब हमारे काम का सिर्फ ये 5 है, बाकी इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इस 5 को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो अगर COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO है तो एल्डिहाइड, CO है तो कीटोन, OH है तो एल्कोहल, और सिर्फ O है तो ईथर, इसको बोलते हैं। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या लिखाता है, मेन जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है, तो ये क्या है हमारा FG, यानी फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इसके नाम क्या लिखाते हैं, नेम, उसको देखिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC, ओइक एसिड लिखाता है। क्या लिखाता है, ओइक एसिड। उसके बाद CHO एल्डिहाइड का लिखाता है AL, अल। कीटोन CO, इसको लिखाता है ONE, वन नहीं, ओन। और एल्कोहल का लिखाता है OL, ऑल। और ईथर का एक फॉर्मेट चलता है एल्कोक्सी एल्केन वाला। कौन सा फॉर्मेट चलता है, एल्कोक्सी एल्केन। अभी जब नाम लिखाएंगे तो ये आपको बता देंगे कि किस तरह से चलता है। तो मेन हमारा यही 5 है, जिसको अच्छे से बाबू सोना करके देख लेना है। अब देखिए हम आपको एल्काइल समूह थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कोई भी क्या है, एल्केन है, तो एल्केन जैसे CH4 क्या है, मीथेन है, C2H6 क्या है, इथेन है। इसी से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH4 से क्या हो जाएगा, CH3। इसी से एक निकाल देंगे तो C2H5 हो जाएगा। तो एक वैलेंसी इसका फ्री हो जाएगा, यानी अब इसको ले जाकर किसी में हम जोड़ सकते हैं। तो ये एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा कब, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तब। और जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो उसका नाम एल्काइल हो जाता है, एल्काइन नहीं, क्या हो जाता है, एल्काइल। तो ये क्या था हमारा, मीथेन था, मिथ एन, क्योंकि एल्केन है। ये हमारा क्या है, इथेन है, इथ एन।
तो एक हाइड्रोजन मीथेन से निकाल दिए तो ये हो गया हमारा मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। और एक निकाल दिए तो ये हो गया हमारा इथाइल। तो आपने क्या समझा? RH। देखो एल्काइल को R से लिखाते हैं और एल्केन क्या हो जाएगा? RH। तब इससे H निकालेंगे तो R बचेगा। तो RH हमारा क्या हो गया? एल्केन। क्या हो गया? एल्केन। और इसी से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो R हमारा बचता है और एक वैलेंसी फ्री हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। तो आप जब भी कभी आपको R दिखा हुआ मिले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसको आपको समझना है कि क्या है? ये एल्केन है। क्या है? सॉरी, एल्काइल है। क्या है? एल्काइल। अब R का फ़ायदा हम आपको दिखाते हैं। ऐसा हम लोग किए क्यों? एक्चुअली जो हमारा क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, उसकी ना वैलेंसी मान लो 2 फ्री है तो दोनों तरफ हमको R को जोड़ना होता है, या फिर अगर वैलेंसी क्या है? एक फ्री है तो एक तरफ आपको R को जोड़ना होता है। तो देखते हैं किसमें 2 फ्री है, किसमें एगो। तो जैसे हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें एक वैलेंसी फ्री होता है, यानी एक तरफ से आपको कार्बन का चेन जोड़ना होता है। जैसे हमारा एल्डिहाइड, इसमें भी एक फ्री रहता है। जैसे हमारा कीटोन है तो इसमें 2 फ्री रहता है। जैसे हमारा अल्कोहल है तो इसमें भी एक फ्री रहता है। जैसे ईथर है तो इसमें भी 2 फ्री रहता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कीटोन और ईथर, इसमें हमको क्या है? 2 R जोड़ना होता है दोनों साइड, और बाकी में एक एक कार्बन, माने कार्बन का चेन यानी एल्काइल ग्रुप जोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, यानी RCOOH। तो COOH क्या है हमारा? ई वाला ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका नाम क्या लिखाएगा? ओइक एसिड, ACID एसिड। अब जैसे देखो पहला हम लोग सिर्फ H लेते हैं, आपको पूरे देखना है कार्बन की संख्या कितना है, उसी हिसाब से इसका नाम लिखाता है। इसी हिसाब से अब आगे बढ़ते रहेगा। तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1, इसका जो फॉर्मेट चलता है वो देखो, एल्केन पूरा था तो इसमें ई को हटा करके क्या देते हैं? OIC, ओइक, और उसके बाद एसिड। तो पूरा एल्केन ही होता है हमारा, एल्केन। इसमें क्या करते हैं? ई को हटाते हैं और प्लस लिखते हैं। ई को हटाते हैं तो माइनस दे दिए और जोड़ते क्या है? ओइक एसिड। यही फॉर्मेट हमारा किसका होता है? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्ल के नाम को लिखने का। तो इसमें कार्बन की संख्या 1, तो 1 को एल्क में क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। और उसके बाद क्या देंगे? N और ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया हमारा? मिथेनोइक एसिड। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? इसी तरह से इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेनोइक। और ये 1 2 3, कार्बन की संख्या 3, तो क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसके कुछ साधारण नाम को भी देख लेते हैं जो हमारे काम का है। तो आप इसका नाम तो लिख ही लोगे, अगर इस तरह से जितने भी कार्बन बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से। अब देखिए मिथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, जो कि लाल चींटी के डंक में होता है। फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो वो क्या है? मिथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। किस में होता है जी? सिरका में। सिरका या जिसको विनेगर बोलते हैं। तो ये किस में होता है? सिरका या विनेगर में। और ये किस में होता है? लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में। लाल चींटी के डॉक ऐसे लिखते हैं, ऐसे डंक में। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मिथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल, इथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख लेंगे। ठीक है ना। एल्डिहाइड का देखते हैं। तो एल्डिहाइड में भी क्या बताया आपको? एक ही R समूह जुड़ता है। तो ये क्या अपना एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और इसका नाम के लिए क्या बोले आपको? अल जोड़ना पड़ता है। तो एक्चुअली अल कैसे जोड़ते हैं? तो जो हमारा एल्केन है, एल्केन में ई को हटाकर, देखो एल्केन है, इसमें करेंगे -E प्लस अल, तो ये हमारा किसका नाम हो जाएगा? एल्डिहाइड का। अब अगर कार्बन की संख्या क्या है? 1 है या कार्बन की संख्या 2 है, उस तरह से हम लोग देख लेते हैं। 4 तक देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? 1 को क्या बोलते हैं? मेथेनल, तो मिथेनल।
2 है तो इसको क्या बोलेंगे इथेनॉल, इथेनॉल। 3 है तो इसको क्या बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और 4 है तो इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ओके, तो मिथेनॉल का जो साधारण नाम होता है वो फॉर्मल्डिहाइड भी होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और इथेनॉल का एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। ओके, तो क्या ध्यान में रखना है आपको कि मिथेनॉल जो है उसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं और इथेनॉल को एसीटल्डिहाइड भी बोला जाता है। और बाकी जिस तरह से बाकी ऐसे ही कार्बन की संख्या जो होगी उस हिसाब से हम नाम लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीटोन को। तो कीटोन के लिए कितना समूह होगा, कितना एल्काइल समूह, 2 एल्काइल समूह होगा। अब देखिए इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है कीटोन है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, जो हमारा एल्केन है, एल्केन, इससे ई हटा लेंगे और जोड़ेंगे क्या ONE, ओन। इसी फॉर्मेट पर हमारा क्या कीटोन का नाम लिखाएगा। इसमें कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3, तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोपेन और ओन, तो ये क्या हो गया प्रोपेनोन हो गया। 1 2 3 4, 4 है तो इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन ओन, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन। 1 2 3 4 5, 5 है तो इसको क्या बोलेंगे पेंट एन ओन, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेनोन। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसको क्या बोलेंगे हेक्स एन ओन, हेक्सेनोन। अब इसमें देखिए ये देखना होता है कि कीटोन समूह किस पर है, तो इधर से 1 2 दूसरे पर है तो ये क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। इधर देखिए 1 2 3, इधर से तीसरा, इधर से 1 2 दूसरा, तो इस जो कम होता है उसको हम लोग लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। 1 2 3 इधर से तीसरा, 1 2 3 इधर से भी तीसरा, तो क्या हो जाएगा ये 3 पेंटेनोन। इधर से 1 2 तीसरा, इधर से 1 2 3 4 चौथा, तो क्या हो जाएगा तीसरा वाला, तो ये क्या हो जाएगा 3 हेक्सेनोन। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कीटोन के नाम को भी लिख लेंगे। देखना होता है कि किस साइड से नज़दीक पड़ता है। अब हम लोग अल्कोहल को देखते हैं। तो अल्कोहल के लिए एक ही क्या एल्काइल समूह देखना होता है। ये क्या अपना अल्कोहल है, ये अपना अल्कोहल है। इसके लिए क्या करते हैं एल्केन जो होता है इससे ई को हटा लेते हैं माइनस और ऑल जोड़ देते हैं, है ना, ये वाला फॉर्मेट चलता है। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़िए। ओके बच्चों, तो पहला जैसे CH3OH, दूसरा जैसे CH3 CH2OH, तीसरा CH3 CH2OH, इसी तरह से CH3 CH2OH। अगर इस तरह से हो जाए तो यहाँ कार्बन की संख्या 1 है तो एक को क्या बोलते हैं मेथेनॉल, तो ये क्या हो जाएगा मेथेनॉल। फिर एथेनॉल, इथेनॉल, ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्यों 1 2 3 4, 4 को कार्बन है तो ब्यूटेन, और लास्ट में क्या कर देंगे ऑल को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल के नाम को भी लिख सकते हैं। अब अल्कोहल के नाम में थोड़ा ट्विस्ट हम लोग करते हैं। CH3 CH3, और यहाँ पर अगर OH दे दिया जाए, जैसे CH3 CHOH और यहाँ पर CH2 CH3, इस तरह से अगर दिया जाए तो देखो यहाँ बाहर में क्या है एक ही बस OH है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे देखेंगे। 1 2 3, तो 3 को हम लोग क्या लिखते हैं प्रोपेनॉल, लेकिन किस पे 1 2 दूसरे कार्बन पे, इधर से भी 1 2 दूसरे कार्बन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। इसको देखिए 1 2 दूसरे पर है तो क्या देंगे 2 दे देंगे। उसके बाद 1 2 3 4, 4 है तो क्या लिखते हैं 4 को ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से लिख लेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नोमेनक्लेचर जो भी है नामकरण, इसको ना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर होगा। ये
CH3। बाकी मेरे स्तर से जितना हो पाता है मैं आपको करा दे रहा हूँ। ये सब देखिए सिंगल चेन वाला है, यानी इसमें कोई भी ब्रांच या शाखा नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप में लटका है, कोई कार्बन का श्रृंखला नहीं लटका। अब जैसे पेड़ का कोई डाली लटका होता है तब नहीं ये शाखा होता है कि पत्ता लटका है तो उसको शाखा बोल देंगे, नहीं ना। तो इसमें कार्बन का चेन तो कार्बन का ही है, इसमें कार्बन नहीं ना लटका, इसलिए ये क्या है, सब बिना शाखा वाला है। चलिए, तो इस तीनों के नाम को भी आपको देख लेना है। तो देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट एन ऑल। अब देखिए ये OH यानी हाइड्रोक्साइड समूह है कहाँ पर, 1 2, यहाँ दूसरा आता है, 1 2 3 चौथा आता है, तो कम कौन है, दूसरा वाला, तो दूसरा हम लोग लिख लेंगे, तो यानी 2 पेंटेनॉल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3, तीसरा पर 1 2 3 चौथा, तो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला, तो 3 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो 3 हेक्सेन ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3, तीसरा पर 1 2, दूसरा पर ही आता है, तो जिधर से कम आता है वो लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ब्यूटेन ऑल। तो इस तरह से आप लोग अल्कोहल समूह के यौगिक का भी नाम लिख लोगे, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ। अब एक ही बचा है जिसको हमको देखना है, वो क्या है, ईथर है। तो ईथर का क्या होता है, दो एल्काइल समूह जोड़ते हैं, इसका नाम क्या है, ईथर है। और इसका नाम कैसे, किस फॉर्मेट में लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, एल्कोक्सी एल्केन, VVI है, देख लीजिए। तो पहला हम लोग देखते हैं CH3O CH3, दूसरा देखते हैं CH3 CH2O CH3, तीसरा देखते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, चौथा देखते हैं CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। चलिए इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। तो पहला है हमारा CH3 CH3, दोनों बगल क्या है, एक एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। देखो एल्कोक्सी एल्केन यानी मिथॉक्सी मिथेन, कैसे हुआ समझ में आया। देखो जो कम कार्बन रहेगा उसको ऑक्सी के साथ लिख लेंगे, इधर तो दोनों साइड एक ही है, तो इसको हम लोग बोले मिथॉक्सी और इसका नाम मीथेन दे दिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो जो कम कार्बन है उसको ऑक्सीजन के साथ लेंगे, तो एक को बोलेंगे मेथ, तो मिथॉक्सी, दो है तो इथेन, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथॉक्सी, और दो कार्बन है तो इथेन। आई बात समझ में। देखिए इसको देखिए, दो है दोनों साइड दो ही है, तो किसी भी साइड ले लीजिए, तो एक दो को क्या बोलते हैं, इथॉक्सी इथॉक्सी, और दो है तो इथेन, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, एक दो, इधर दो है, एक दो तीन, तो कम जो है उधर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को शामिल कर लेंगे, तो एक दो को क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथॉक्सी, एक दो तीन, तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो प्रोप एन ए प्रोपेन। तो इस तरह से हम लोग ईथर का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर एक कंपाउंड दे दिया जाए, इसका अगर नाम लिखने बोले तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एक दो तीन, इधर क्या होगा, तीन गो, एक दो तीन चार, इधर क्या होगा, चार गो, तो जो तीन गो है उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ शामिल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन, तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, एक दो तीन चार, चार को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो इधर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, यानी ये क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, है ना। एल्क के बाद ऑक्सी लगाना है, देन एल्केन। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ईथर के नाम को भी लिख लेंगे। बाकी इसका जो नाम लिखा जाता है वो IUPAC के तहत लिखा जाता है, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या कहता है, दुनिया के सभी कार्बनिक यौगिक का पूरे विश्व में
विश्व में केवल एक नाम होगा और उस नाम का कोई और कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। IUPAC क्या कहता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं उसका केवल और केवल एक नाम होगा और उस एक नाम का केवल वही यौगिक होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे मान लो मेरा नाम कुछ भी है समथिंग, मान लो मेरा नाम X है और मेरा नाम जो है दुनिया में किसी भी आदमी का नाम मेरे जैसा नहीं है, तो मेरा जो ये नाम है ये क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा नाम जो है वो सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है, और दुनिया में जितना भी मैं जो हूँ वो सिर्फ एक ही हूँ और मेरा नाम जो है वो मेरा ही है। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़न में तो नहीं ना डाल दिए। ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक यौगिक का एक नाम, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बोलो जय सिया राम। चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ आपको थोड़ा सा हवा लगा दिए। एक्चुअली कार्बनिक रसायन थोड़ा है टफ वाला, टफ मान सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बाकी है तो आसान ही, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।